हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। उसके अंदर हेडिंग है हमारी IUPAC पद्धति, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं या फिर ना जानते हो तो इस बात को जरूर जाने कि ये क्लास 10th से शुरू होती है। आपके क्लास 10th में थोड़ा बहुत है, उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा भी है, और उसके बाद 11th में भी मिलती है, 12th में भी। मतलब अब आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको IUPAC मिलेगी। तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है IUPAC को जानना और IUPAC के हिसाब से नाम सीखना, कैसे नाम लिखते हैं। ठीक है, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं IUPAC के बारे में। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये काफ़ी कठिन भी लगती है, ऐसा भी है, और इसके चलते लोग इसको छोड़ भी देते हैं कई बार बच्चे। तो लेकिन हम आपको पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे या फिर इसके जितने भी पार्ट आएंगे उनको अगर आप देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर IUPAC पद्धति समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जान लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, नामकरण। इसमें हमने निरर्थक पद्धति के बारे में पढ़ रखा है, आप सभी ने भी पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे IUPAC के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है IUPAC। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये IUPAC होती क्या है, उसके बाद में जानेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं। तो देखो, IUPAC ना ये एक शार्ट नेम है। जैसे आपने DNA का नाम सुना होगा, है ना, कि DNA का फुल फॉर्म होता है, RNA का फुल फॉर्म होता है ना। सिंपल सी बात है, आपके स्कूल में गुरुजी पढ़ाते हैं, DK गुरुजी हैं, RK गुरुजी हैं, है ना। शार्ट नेम होते हैं। D से हो सकता है धर्मेंद्र कुमार हो या फिर धीरेन्द्र कुमार हो। R से हो सकता है राजकुमार हो, है ना। और R से रमेंद्र सर भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक तरीके का क्या है, शार्ट नेम है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसका एक फुल फॉर्म भी होता होगा। तो फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जान लेते हैं हम। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपको एक चीज पता चल गया कि आखिर ये क्या होता है, और इसके बारे में ये फुल फॉर्म हो गया। और ये एक संस्था है, यूनियन है, जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर इसके हिसाब से किए जाते हैं। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसको जानने के लिए आप एक सूत्र हम बता देते हैं आपको, ये ध्यान में रखिएगा। कार्बनिक यौगिक है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी कार्बनिक यौगिक है, इसका नामकरण IUPAC के हिसाब से चार होते हैं, 4 नाम लिखने पड़ते हैं। जैसे अभी हम इसको भी उदाहरण से समझा देंगे आपको। कार्बनिक यौगिक सबसे पहले आता है आपका पूर्व लग्न, उसके बाद आता है आपका शब्द मूल, इसके बाद आता है आपका प्राथमिक। ये सूत्र है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस आप जितना जितना बताते जा रहे हैं हम उसको आप ध्यान में रखिए, बाकी काम हमारा है। कैसे आपको समझ में नहीं आएगा हम देखते हैं। आपको धैर्य के साथ पूरी क्लास ज्वाइन करनी है, खाली सब वीडियोस देखने हैं, बाकी काम हमारा है। हम कैसे भी करके वो करेंगे, ठीक है। वो अपना काम है, कैसे करना है, कैसे आपको समझ में आएगा, वो मेरा काम। तो कार्बनिक यौगिक के जो फुल फॉर्म सूत्र है वो हमने ये लिख दिया। अब आपके मन में आएगा ये क्या है,
ये क्या है, ये क्या है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब जैसे एक इस सूत्र को हम ना एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है महात्मा गांधी। सॉरी, महात्मा गांधी। कई बार आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो ये अपना पूरा नाम ऐसे लिखते थे, मोहन दास करमचंद गांधी। ऐसे भी आपने सुना होगा, जरूर ही सुना होगा। तो इसमें आप देखिए, ये एक नाम आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो इसमें हर एक नाम का, ये जो पहले ऐसा होता था, नाम के आगे पिता का नाम लिखते थे कुछ लोग, या फिर कुछ जाति धर्म के लोग, ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिलहाल यहाँ पर ये आप समझ लीजिए, ये गांधी जी का नाम था, और ये गांधी उनका जो हो सकता है जाति हो, या फिर ऐसे कुछ भी होता होगा, है ना, वो चीज। तो ये समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जब हम IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। भाई इन्होंने तो अपने पिता का नाम लिखा आगे पहले, है ना, फिर अपना नाम लिखा, फिर अपनी एक तरीके से जाति लिखी, या जो भी होता हो, मुझे क्लियर जानकारी नहीं इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, तो हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है ना कि उसी तरह ये भी है कि कार्बनिक यौगिक जब हम नामकरण करेंगे तो पहले हम उसका पूर्वलग्न लिखेंगे, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक उल्लंघ, फिर द्वितीयक उल्लंघ। तो अब हम आपको समझा देते हैं, या समझ लेते हैं हम सभी कि पूर्वलग्न क्या होता है। इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। हाँ, प्रीफिक्स बोला जाता है, इंग्लिश में इसे प्रीफिक्स बोला जाता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार प्रीफिक्स क्या होता है और क्या नहीं होता। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है। हम यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं पूर्वलग्न का। हम अभी पूर्वलग्न के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज पढ़ रहे हैं। आपको फिर नाम लिखना बिल्कुल, अगर आपने ये इतना समझ लिया, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। पूर्वलग्न पर आ गए हम। तो पूर्वलग्न क्या होते हैं, ये सबसे पहले लिखे जाते हैं। पहले तो आप इतना जान लीजिए भाई, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो पहले लिखे जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्रीफिक्स बोलते हैं। तो कुछ अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में मान लीजिए आई आ रहा है, ठीक है, हम एक दो उदाहरण देकर भी आपको समझाएंगे। आई आ रहा है, अगर किसी में बी आर आ रहा है, किसी में सी आ रहा है, और तो फिर हम क्या करेंगे, अगर आई आएगा तो हम लोग आयोडो लिखेंगे, आयोडो। मैं अभी एक उदाहरण से भी समझाऊंगा। बी आर अगर कहीं पर होगा तो हम फिर उसे ब्रोमो लिखेंगे, और अगर सी एल होगा कहीं पर तो फिर हम उसे क्लोरो लिखते हैं। आपने सुना होगा ना, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, ऐसे करके। तो वो चीज है, ठीक है। और कई बार होता है NO2 भी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, इसको हम लोग नाइट्रो लिखते हैं। फिर हिंदी में इसे नामकरण करेंगे तो नाइट्रो लिख देंगे। अगर F लिखा है तो फिर हम लोग इसको फ्लोरो लिखते हैं, फ्लोरो, ठीक, ये चीज। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि पूर्वलग्न क्या होते हैं, जो सबसे पहले लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, अगर किसी भी कार्बनिक सूत्र में, जैसे मान लीजिए ये CH3 और F है, CH3F है, या फिर सीधा सा बात है ये CH4 और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, F, इसके साथ ये मान लीजिए जुड़ा हुआ, उदाहरण की बात कर रहे हैं, जुड़ा हुआ। तो फिर हमें तो पता ही है कि ये क्या होता है, CH4 किसका सूत्र होता है, मेथेन का। हम इसे भी अभी समझेंगे कि आखिरकार मेथेन कैसे हो गया। ये भी IUPAC के अनुसार ही मेथेन होता है, लेकिन CH4 को मेथेन क्यों कहते हैं वो भी हम समझेंगे। अभी एक एक चीजें समझेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी हमारे लिए भी, हमको समझाने में और आपको समझने में, ठीक है। तो मेथेन, और यहाँ पर क्या है, F लगा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी कोई भी कार्बनिक यौगिक लिखा, कोई भी A to Z है, अगर उसमें लास्ट में या पहले कहीं पर भी अगर आपको I दिखता है, BR दिखता है, CL दिखता है, NO2 दिखता है, F दिखता है, तब आपको
इनके अनुसार ये लिखना होगा। अगर जैसे यहाँ पर F आया है तो हम यहाँ पर ये नाम लिखने से पहले यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोरो लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरोमेथेन। ठीक है, एक दो उदाहरण हम किताब से ले लेते हैं, आपको बता देते हैं आखिरकार कहाँ गए, जिससे ना कि ये अच्छे से आसानी से समझ में आ सकता है। कहाँ गया उदाहरण, हाँ ठीक है, एक और दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ये एक उदाहरण बता दिया, दूसरा उदाहरण देख लीजिए। फिर से गायब हो गया। 1 2 3 4 5 C5H, एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं उदाहरण हम। CH3 दिया हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज जुड़ा हुआ है, Br। इतना समझ में आ गया ना, इसमें क्या समझ में आया, ये तो उदाहरण है। तो अब देखो यहाँ पर आपको मैं उदाहरण के लिए इतना बता देता हूं कि ये आपका एथेन है, ये क्या है, एथेन। ठीक है, अब एथेन कैसे हम फिर से बाद में समझेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Br आ रहा है, तो Br के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हम आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमो एथेन। आप इसको जोड़ सकते हैं, ब्रोमो एथेन। तो एक दो उदाहरण से अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में I, Br, Cl, NO2 और F ये आते हैं तो हम इनको पूर्वलग्न कहते हैं, और ये हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, पहले। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आएंगे तो लिखेंगे, नहीं आएंगे तो फिर हम सीधा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। क्लियर है? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप लोग एक बार खुद से। पूर्वलग्न, ठीक है, मिटा देते हैं। अब हम शब्द मूल पढ़ते हैं, अब हम शब्द मूल पढ़ते हैं, शब्द मूल पढ़ते हैं। इसको लिख के रख लीजिएगा, शब्द मूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो आए ना आए ये हर जगह आता है। ये मतलब मेन मुख्य होता है ना, सबसे मुख्य। जैसे हम लोगों के शरीर में मुख्य दिमाग है, रीढ़ की हड्डी है, चलने के लिए रीढ़ की हड्डी है, तो उसी तरह ये शब्द मूल इस कार्बनिक यौगिक का रीढ़ की हड्डी है, दिमाग है, मेन कड़ी। इंग्लिश में हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वर्ड रूट, वर्ड रूट लिखते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये होती है कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला मतलब इससे आपको ये पता लगेगा कि इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 टोटल। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो ये उसका ज्ञात होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या का ज्ञात होता। कैसे होगा हम उसकी बात करेंगे। संख्या का ज्ञान होता है, ये बताता है। ठीक है, शब्द मूल। अब इसके लिए आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना होगा और ध्यान देना होगा। अगर कहीं पर एक कार्बन आता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिखा CH4 या फिर CH4 ही लिख सकते हैं, लिख देते हैं CH4 C2H6, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कार्बन। अब देखिए एक हम सूत्र लिखते हैं। अगर कहीं पर C है या फिर C1 है, C2 है ना, C1 है, C1 से शुरू करते हैं एक कार्बन से, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। तो अगर मान लीजिए कहीं पर एक कार्बन आ रहा है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, हम इसके भी उदाहरण देकर देखेंगे, तो फिर हमें आप ये जान लीजिए कि हमें लिखना होगा मेथ। ठीक है, क्या लिखना होगा,
मेथ इंग्लिश में हम लिखेंगे METH, मेथ। ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है अगर आप कार्बन परमाणु की श्रृंखला या फिर कार्बनिक यौगिक का नाम सीख रहे हैं लिखना IPS में। ठीक, 2 के लिए लिखेंगे हम एथ, मेथ, एथ, ठीक है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है, पेंट। उसके बाद ये होगा आपका हेक्स, ये उसके बाद होगा ऑक्ट, ऑक्ट, ठीक है, और ये होगा नॉन, मेथेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। यहाँ पर होगा आपका हेप्ट, हमने गलती से लिख दिया हेप्ट, हेप्ट आधा पा होगा मतलब ना, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 1 2 3 याद कर रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही आपका अब आप कार्बन पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए मेथेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको चाहे समझ के याद कर लें, समझ लें, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। जब मैं या फिर कोई भी बोले कि C अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 है, तब आपके मन में तुरंत आना चाहिए 8 को हम ऑक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत ना मिलता भी है, अगर आप इसको बार बार रट भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पूछूं कि अगर कार्बन 6 है तो फिर हम वहां पर हेक्स लिखेंगे। ठीक, चलिए अब उदाहरण से देख लेते हैं, 1-2 उदाहरण करते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे क्या हुआ। देखिए हमने ये उदाहरण लिखा यहाँ पर, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 1 कार्बन है। ठीक है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मेथ। इसको क्या लिख देंगे? मेथ। अगर मान लीजिए हम उदाहरण कवर करते हैं, उदाहरण करते हैं कई सारे। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन श्रृंखला की, कार्बन की श्रृंखला, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी दिख रही है? 4। तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ब्यूट। बस एक उदाहरण के लिए। अगर 5 है तो फिर हम इनको क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेंट, पेंट शब्द यूज करते हैं। ठीक है, हम फिर पेंट लिखेंगे। मतलब कुछ भी हो, कार्बन हमें देखने हैं कि कहीं पर कार्बन की संख्या कितनी है, उसी हिसाब से हम ये लिख देंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको इतने में ही 9-10 तक काम चल जाएगा भैया। आप 10th में उतने ज्यादा नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मली जरूरत पड़ती है 11th 12th में। तो फिर यहाँ से आगे भी शुरू होता है अनडेक डोडेक करके, और हमारे पास जो तत्व हैं टोटल 118 है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यही इतने से आपका बाकी भी बन जाते हैं जरूरत पड़ती है तो। और अभी आप चूंकि 10th में हैं तो आपको बस इतना पढ़ लोगे तो भाई कमाल कर दोगे तुम लोग। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करके सीखा है, सही बताएं तो एक्चुअली में सब लोग मेहनत करके ही सीखते हैं, तो मैं भी अपना बता रहा हूँ, मैं भी मेहनत करके सीखा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया ना, ब्यूट कैसे हो गया, ब्यूट कैसे हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये ब्यूट आपको समझ में आ गया है। तो अब आप अगर जैसे मान लो मैं, देखो भाई अभी हम चीजों को टुकड़े टुकड़े में सीख रहे हैं, मैं अभी नामकरण नहीं कर रहा हूं, मैं टुकड़ों में सीख रहा हूं, टुकड़ों में सिखा रहा हूं। मैंने आपको पहले पूर्व लग्न बताया, उसके बाद शब्दमूल बताए, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजें समझेंगे, फिर हम सभी को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। होता है ना, डॉट 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 होते हैं, और उन डॉट्स को जोड़ करके हम एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे ज्ञान की, IUPAC की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं भी हो सकता है इसको यहाँ पर लिख दूंगा, लेकिन पहले आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नहीं, इतना नहीं पढ़ेंगे, जब तक कोई आ नहीं जाता दुकान पर, मेडिकल पर, हम जाएंगे नहीं आज। ठीक है, अब हम कवर करेंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राइमरी अनुलग्न को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, या फिर
प्राथमिक अनुलग्न। अब आपको अगर ये आपने पढ़ लेना, मैं भाई बोलूंगा सबसे कि सबने पढ़ा है और ये सब अब बिना बताए कर भी सकते हैं। इतना आप पढ़ लोगे तो खुद भी कर सकते हो, कर लोगे, मैं बताऊंगा आपको। चलिए ठीक है, हम प्राथमिक अनुलग्न कवर कर रहे हैं। देखो प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है ना, हम सभी को पता है कि जब एक से अधिक परमाणु इकट्ठे होते हैं ना तो उनके बीच में बंध पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है ना, और साझेदारी होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं या 2 करते हैं या 3 करते हैं, तो उसी साझेदारी को ही हम लोग बोलते हैं बंध। इसके लिए आपको ना बंध की आवश्यकता होनी चाहिए, बंध के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश में हम लोग बॉन्ड शब्द का यूज करते हैं। अब बंध क्या होते हैं, जैसे देखो उदाहरण लिए मैं आपको 1-2 उदाहरण करके भी समझा, क्योंकि ये जो प्राथमिक अनुलग्न है इससे हमें बंध के बारे में पता चलता है कि बंध कौन सा है, एकल बंध है या द्विकल बंध है या द्विबंध है ना, या फिर क्या है, त्रिबंध है। इसकी हमें जानकारी किससे होती है, प्राथमिक अनुलग्न से। ठीक है, अब कैसे होगी वो अभी बताएंगे, पहले आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए बॉन्ड के बारे में, बंध होता क्या। जैसे देखिए छोटा सा उदाहरण, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1। इसका मतलब इसमें एक हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एक एक होते हैं। ये मैंने बना लिया। तो ये दूसरे, और देखो विज्ञान का, केमिस्ट्री का ये एक नियम है कि हर एक तत्व चाहता है कि उसके जो आखिरी कोश है, ठीक है, वो या तो 2 हो या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके आखिरी कोश में या कक्षक में। इसके लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। कभी कभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे भी देते हैं, कभी ले लेते हैं, ऐसा होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग नमक के बारे में पढ़ते हैं। नमक का सूत्र हम सभी जानते हैं, नमक का सूत्र होता है आपका NaCl। नमक का परमाणु क्रमांक होता है 11। नमक का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें पता लगता है कि 2 पहली कक्षा में, 8 ये और 2 8 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप देख लीजिए भाई, 2 8 18 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरने का ये क्रम होता है, ये नियम होता है, बोरबरी का नियम होता है, उसके अनुसार है। अगर आप चाहेंगे वीडियो तो मैं इस पर बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए, ये 9th में भी था कि यहाँ पर देखो 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं। इसमें कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 18। ठीक है, अब ये जो सोडियम है इसमें 2 तो चलो ये सही है, ये भी सही है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या सोचता है कि या तो मैं किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन ले लूं परमाणु से, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन ये दूसरे किसी को दे दूं। चूंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, मान लीजिए 17। इस हिसाब से देखा जाए तो 17 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर अष्टक नियम के अनुसार कम से कम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 17 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे से नहीं ले सकता, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए समझे तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये पैसे हैं, 3 जेब है हमारे पास, एक में हमारे पास 2 रुपये हैं, एक में 8 रुपये हैं और एक में 1 रुपये हैं। और किसी ने नियम बना दिया कि देखो भैया तुम्हारे पहली जेब में 2 रुपये होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, दूसरी जेब में तुम्हारे पास 8 रुपये होने चाहिए, और इसमें 18 होने चाहिए, या तो नहीं भी हो तो चले। तो मैं क्या करूँगा कि भाई किसी दूसरे से मांगूंगा कि यार हमको 17 रुपये दे दो या फिर 7 रुपये दे दो, ऐसे करके। तो कोई मुझे क्यों देगा, है नहीं, क्योंकि जरूरत किसकी, मेरी है। या तो उसको भी देना होगा, तो मतलब कोई कोई होता है ना दे देता है, लेकिन नॉर्मली कोई नहीं देगा अपना पैसा, कोई किसी को नहीं देता। तो मैंने क्या सोचा ना, देखो 7 रुपया कोई नहीं देगा, हम 1 रुपया दूसरे को दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब हम क्लोरीन को समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, क्लोरीन का सूत्र होता है हमारे पास
सॉरी, क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक आई थिंक 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 7। मतलब 8 होने चाहिए। बाहरी कोश में 2 होने चाहिए, या फिर आप 8 ही समझिए। ये 2 वाला ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये तब समझ में आएगा। जैसे हीलियम का जो परमाणु जो लास्ट कक्षा है ना, उसमें 2 होते हैं, बाकी सब में 8 होते हैं, और बाकी सब तक तो 8 करना चाहते भी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? इसके पास एक जेब ये है, एक ये है, एक ये, तो 8 है। तो सोडियम क्या करता है ना, ये दोनों में बात होती है। मान लीजिए सोडियम क्लोरीन में बात होती है। क्लोरीन कह रहा कि आप हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारे पास 8 हो जाएंगे। एक तो ऐसे हो सकता है। दूसरा ये है कि सोडियम कह रहा है कि भाई आप हमको दे दो 7, तो हमारे पास 8 हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 1 रुपया है और ये 7 रुपया, ये सोच रहा हमको कहीं ना कहीं से 1 रुपया मिल ही जाएगा, तो इसलिए ये इसको नहीं देता है। ठीक है, ये बदले में क्या करता है, सोडियम ही इसको दे देता है। तो इसके यहाँ पर जो 7 हैं इलेक्ट्रॉन, ये हो जाते हैं आपके पास 8। और जब हम किसी के साथ में लेन देन करते हैं, चाहे वो पैसों का हो, है ना, चाहे किसी सामान का हो, तो उससे ना एक संबंध बन जाता है कि यार हमको जरूरत पड़ने पर ये दिया था। संबंध, संबंध में क्या आता है भैया, कहाँ गया? संबंध में क्या आता है? संबंध में आता है बंध। तो एक संबंध होता है ना, बंध बन जाता है, जुड़ाव हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बंध। ये 3 तरह के होते हैं, एकल बंध, द्विकल बंध, त्रिकल बंध। एकल बंध का मतलब जब तत्वों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, या फिर एक बंध पाया जाता है ना। कोई होता है ना कि हमारे मामा हैं, और एक रिश्ते भी कई तरह से होते हैं। ये हमारे मामा हैं, ये हमारे जो वाइफ हैं उनके रिश्तेदारी में हैं, और ये हमारे उस हिसाब से नाना हैं, और ये हमारी मम्मी के मेरे भाई के ससुर के, ऐसे हैं। तो देखो कई सारे संबंध बन रहे हैं ना, त्रिबंध। तो बंध कितने प्रकार के? 3 तरह के, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अब ये क्या होता है, देखो अगर जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है, एकल बंध है, क्योंकि ये सोडियम है और ये है आपका क्लोरीन। इसके पास है 1 और इसके पास है 7, और इसके बंद हो गए पूरे, है ना, और इसके तो पूरे हो ही जाएंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, एक तरीके का एकल बंध है। ठीक है, चूंकि ये अकार्बनिक यौगिक है, ये भी भाई ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन नहीं है। मैंने बस उदाहरण के लिए आपको समझा दिया। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, CH4 का। इसमें कार्बन कितने हैं? 1 है। कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इस हिसाब से क्या होगा भाई, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो क्या होगा, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, और इसमें कितने आ जाएंगे? 4। कितने आ जाएंगे? 4। ठीक है, तो 2 आ जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4। इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 किसी से लेगा, चाहे 1 लोग से ले, चाहे 4 लोग से, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमने यही 4 इलेक्ट्रॉन, बिंदी बिंदी, इसको लुईस संरचना बोलते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि ये लुईस संरचना बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, तभी आपकी लुईस संरचना कहलाती है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह। अब ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन का भी देखो, जो हाइड्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक वो होता है 1, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2। यहाँ पर 2 होने चाहिए। हम बता रहे हैं ना आपको, जो मिनिमम आपके पास 2 होनी चाहिए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लास्ट वाली कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोच रहा हम 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमें कहीं से मिल जाए हाइड्रोजन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पूरे। तो ये
और कार्बन भाई, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन जरूरत, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसके इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसको इस तरीके से। हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं हमने उनको गुणा के तरीके से दिखाया हुआ है, क्रॉस के तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक, तो देखो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए। इसके कितने हो गए, 2 हो गए। इसके कितने हो गए, 2 हो गए। इसके कितने हो गए, 2 हो गए। और कार्बन के भी परमाणु जो हैं इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। एक एक इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती है तो उसके लिए एक चिन्ह होता है, इस तरीके से हम उसको प्रकट करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो उसके लिए ये चिन्ह होता है। और ये चिन्ह आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तिरछा भी कर सकते हो, बशर्ते ये 2 लाइनिंग रहेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये 2 बंद है, और त्रिबंध के लिए 3 बंद। तो इसको एक तो ये होता है कि इसको हम डायरेक्टली ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमने बीच में कार्बन लिख दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन चारों तरफ बना दिए। समझ में आ रहा आपको, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ तक अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा IUPAC पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना। ठीक है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, यहाँ पर हमने नहीं दिखा रखे, हमने यहाँ पर बंद दिखा दिए कि भाई इनके बीच में ये एक लाइन है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। ये क्लियर हो? आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये होता नहीं कि बेसिक चीजें हैं, अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती तो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। ठीक है, तो अब हम इसका ना नामकरण भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन की संख्या कितनी, देखो हमें पहले देखना क्या है, पूर्व लग्न। तो इसमें कोई भी पूर्व लग्न दिया है, आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आ गए यहाँ पर शब्द मूल पर, शब्द मूल दिया है, मतलब शब्द मूल हमने बता रखा ना कि ये क्या है, कार्बन की संख्या को बताते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेथ प्लस, अभी प्लस ही रखते हैं, फिर जोड़ेंगे प्राथमिक अनुलग्न। अभी हमने इसमें बताया कि इससे हमें बंध की जानकारी प्राप्त होती है कि भाई उसमें बंध कौन सा, एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एकल बंध। तो यहाँ पर एकल बंध के लिए भाई एक और चीज है, अब आप यहाँ पर समझिएगा। अगर एक बंध रहेगा, एकल बंध रहेगा, तो हम लोग लिखेंगे एन। द्विबंध रहेगा तो लिखेंगे इन, और इसके लिए शब्द यूज करते हैं आइन। अगर मान लीजिए कहीं पर रहेगा तो मेथेन, एक बार हम मिला लेते हैं इसको क्योंकि जरूरी चीज है। एन, इन, आइन, हाँ सही है, एन, इन और आइन, बहुत बढ़िया। ANE इंग्लिश में लिखेंगे तो ANE, इसको ENE और इसको लिखेंगे तो YNE हम लिखेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई हमने कहा प्राथमिक और अनुलग्न लिखना है, इसका मतलब होता है कार्बन कितने, तो हमने लिख दिया, सॉरी पूर्व लग्न, इसमें कोई भी पूर्व लग्न नहीं है तो हमने नहीं लिखा। शब्द मूल मतलब कार्बन की संख्या पूछ रहा है, तो कार्बन कितना है, 1 है, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और प्लस प्राथमिक अनुलग्न मतलब बंध कौन सा है, तो हमें दिख रहा है एकल बंध। एकल बंध के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। और उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, ये एक तरीके से क्रियात्मक समूह को बताता है। मैं 60 में बता देता हूँ, ये बताता है क्रियात्मक समूह को, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। क्रियात्मक समूह ये भी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, तो ये उतना जरूरी नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इसको भी हमें छोड़ ही देना है। जैसे CHO आ गया, COOH होते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके बारे में फिर से अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि आज टाइम काफी हो रहा है। तो मेथ प्लस एन, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
मेथेन। तो इसका IUPAC पद्धति के हिसाब से अगर हम नामकरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा मेथेन। क्या हुआ? ठीक है हमारा, ठीक। अच्छा, 2-3 हम उदाहरण आप लोगों को दे देते हैं। उदाहरण घर से करके लाइएगा। C2H6 का नाम लिख के लाइएगा। ये मतलब होमवर्क है, आप समझ सकते हैं, अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। और C3H8, ये बस दो कर लीजिएगा आप, अगर हो पाए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, प्राथमिक और लघु तक, और यहाँ तक आप 75% 80% कवर कर चुके हैं IUPAC को। फिर हम कल बहुत सारे उदाहरण कवर करेंगे, बहुत सारे देखेंगे। जो बची खुची शंका होगी वो सब खत्म हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।